और बाकी देशों ने तो बाद में उसको अडॉप्ट किया है। तो वह विचार जैसे रेशनर है या तपन राय चौधरी ने भी थोड़ा उसका सपोर्ट किया है, रजनी पामदत्त है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। इन सब का कहना है कि अगर ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी रूपांतरण होता। इरफान हबीब, मैंने आपको बताया कि इरफान हबीब और कुछ अन्य का मानना है कि देखिए हमारे यहाँ देखो, जब पूंजीवाद की बात होती है तो सबसे पहली बात तो होती है कि आप लोगों को पूंजीवाद शब्द क्लियर ही नहीं। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स आ रही आती है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो हिस्ट्री आ रही आती है। तो इसलिए मैं जनरल स्टडीज वाले बच्चों को, जैसे कहीं जाते हैं और ज्वाइन करके सिर्फ जीएस पढ़ना शुरू कर देते हैं और समझते हैं मेरा जीएस कंप्लीट हो गया, जिंदगी में कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आप अगर पढ़ते हो तो सीधे तो आप टॉपिक पढ़ना शुरू करते हो, तो टॉपिक पढ़ना शुरू करते हो तो टॉपिक की तो बेसिक समझ है ही नहीं। आप पॉलिटी पढ़ते हो, आपको पहले इंडिविजुअल फ्रीडम पता ही नहीं कि दुनिया में कैसे इमर्ज किया, और सीधे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू कर देते हो, तो इफेक्ट कभी नहीं आएगा। वो क्वेश्चन ट्विस्टेड देंगे तो आप कितना भी बढ़िया आंसर लिख के लाओगे, पहला सेंटेंस में पकड़ में आ जाएगा कि बच्चे के शरीर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भीगा ही नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब समझता ही नहीं है, यदि फंडामेंटल राइट्स क्या डील करेगा। तो सबसे पहली बात होती है इफेक्ट। ह्यूमैनिटीज की सबसे अहम विशेषता होती है, जिस पर यूपीएससी है लेकिन न स्टूडेंट है न टीचर्स है। पहले आपको उस इफेक्ट पर आना पड़ेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप जैसे देखते हो कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी रूपांतरण की संभावनाएं थी या नहीं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा यहां पूंजीवादी रूपांतरण से मतलब क्या है। तो पूंजीवाद के भी कई चरण विकसित हुए हैं। सबसे पहला चरण रहा है व्यावसायिक पूंजीवाद या वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद की खासियत यह होती है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का निर्यात करके तब मुनाफा कमाया जाता है। अब जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको कुछ और चीजें उद्घाटित होकर आएंगी। तो जब एक क्षेत्र से वस्तुओं का संग्रह कर तुम दूसरे क्षेत्र में बेचकर मुनाफा कमाते हो, तो तुम पूरे व्यावसायिक पूंजीवाद के काल में तुम देखोगे कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है नेचुरली एशिया की तरफ झुक गया। एशिया में इंडिया और चाइना की तरफ झुक गया, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हमारे पास था, लेना आपको है। तो आप प्रोडक्ट्स खरीद के कहीं बेच रहे हो और हम प्रोडक्ट्स के मुख्य विक्रेता हैं, तो आप जद्दोजहद करके अमेरिका से कीमती धातु लूट कर लाते हो और वो धातु हमें देने के लिए विवश हो जाते हो। प्लिनी से लेकर बर्नियर तक सब एक ही रोना रोता रहा कि सोने चांदी हिंदुस्तान की तरफ भाग रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स थे और आपके लोगों का हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, हमें आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं थी। वन साइडेड ट्रेड था। आप क्या करेंगे, आप हमारे पास देंगे। तो उसमें ऑटोमेटिकली जो वर्ल्ड इकोनॉमी हमारी तरफ झुका हुआ था, तो आपने उसमें चालाकी यह करने की कोशिश की कि हमें आपने गुलाम बना लिया और बिना पैसे हमारी सामग्री खरीदने लगे। तो हमारे यहां से धन की निकासी शुरू करवा दी आपने, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हमारे फेवर में ही रहा। मतलब सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने जबरन अपने फेवर में कर लिया, प्रोडक्ट्स तो हमारी ही आपके यहां बिक्री होती रही। आपकी कंपनी भी तो हमारे प्रोडक्ट्स को बेचकर ही मुनाफा कमाई। दूसरी बात है कि वो मुनाफा हमें न देकर खुद लूट ले गए। मुख्य परिवर्तन आएगा जब वहां औद्योगिक क्रांति होगी, तब हमारे पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और वर्ल्ड जीडीपी में जहां हमारा कभी प्रतिशत एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा हुआ करता था, एंशिएंट टाइम में तो समझो कि बहुत पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, और जब आप उस समय 18वीं सदी में आओगे, उस समय भी हम वर्ल्ड जीडीपी का 24% हमारे पास था। अब और उस समय मुश्किल से 2 या 2.5% ब्रिटेन का अंश रहा होगा वर्ल्ड जीडीपी का। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उसका अंश बढ़ता गया, हमारा अंश कम होते होते स्थिति यह आई कि 20वीं सेंचुरी में आकर हमारा हो गया 3% एंड 2.5%, और उनका बढ़कर हो गया 20%, 25%। तो वास्तव में जो नुकसान हमारी इकोनॉमी का हुआ वह हुआ औद्योगिक क्षण में चलकर, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने बैलेंस अपने फेवर में नेचुरली कर लिया। अब अगर वो हमको स्वतंत्र भी कर दिया तो हम स्वतंत्र नहीं हो सके, क्योंकि जिस समय हमें बढ़ना चाहिए था उसमें वो रोक दिया और अपने आप को इतना बढ़ा लिया। उसके बाद कहा कि ठीक है भाई, तो हमारा खून खींच लिया, अपने को पहलवान बना लिया, और तब कहा कि स्वतंत्र है, अब फाइट करिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो उनका बैलेंस जब बड़ा चला गया तो हम कैसे फाइट कर सकते हैं। मोटे तौर पर इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग आप समझिए इस बात।
अब इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी रूपांतरण की संभावनाएं थी। तो यहां पर मुद्दा यह है कि जब 17वीं सदी में या इवन 18वीं सदी के पूर्वार्ध में व्यावसायिक पूंजीवाद का चरण था, तो इस व्यावसायिक पूंजीवाद के चरण में बैलेंस ऑफ ट्रेड बिल्कुल भारत के पक्ष में था। कीमती धातु भारत में आ रहा था, भारत के पास एक बड़ी व्यावसायिक पूंजी थी। भारत में हम देखते हैं कि बैंकिंग, मुद्रा वगैरह ये सब भी डेवलप कर गया था, बीमा वगैरह भी चल रही थी। तो इतनी सारी चीजें डेवलप कर रही थी, तो क्या हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ सकते थे अथवा नहीं। तो इसी में एक मत इरफान हबीब का है। उन्होंने कहा कि देखिए, औद्योगिक क्रांति का जहां तक सवाल है, तो औद्योगिक क्रांति केवल पूंजी से नहीं हो सकती। औद्योगिक क्रांति केवल आपके पास जो धन है उससे नहीं होगा, उसके दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक कि तकनीकी विकास हो, तभी आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास होगा, और जब आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास होगा तभी औद्योगिकरण संभव होगा। और दूसरा, आपके पास एक ऐसा इंटरप्राइजिंग क्लास हो जैसा ब्रिटेन में था, जो पूंजी को संचय करे और निवेश करे, और यह काम मध्य वर्ग ही कर पाता है। क्योंकि जो कुलीन वर्ग होते हैं उनकी मुख्य रुचि अपने लग्जरीज में होती है, वो धन को खा जाना पसंद करते हैं। यही बात स्पेन में घटित हुआ था कि व्यावसायिक क्रांति जब शुरू हुई यूरोप में, तो सबसे लीडिंग कंट्री स्पेन और पुर्तगाल था, लेकिन दोनों कंट्री पिछड़ गए और आगे अंत में बढ़ गए ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड, और फिर सबको पीछे छोड़कर ब्रिटेन आगे बढ़ गया। इसकी वजह कहीं ना कहीं यही थी कि ब्रिटेन में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, और एक इंटरप्रेन्योरियल क्लास के रूप में मिडिल क्लास का